प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे सभी सोचते हैं कि उनके 90 प्लस स्कोर अगर आ जाएं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन यह भी सच है कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। सभी आंसर्स भी उनको पता होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आ पाते। इसलिए आज मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं क्लास 12 हिस्ट्री के पिछले साल के सीबीएसई टॉपर का आंसर सीट। यह उस स्टूडेंट का आंसर सीट है जिसने क्लास 12 हिस्ट्री में लास्ट ईयर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था। तो चलिए समझने की यह कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि इसको 80 आउट ऑफ 80 मिला। देखिए, अब इसको विश्लेषण करते हैं और बड़े ध्यान से इसकी खास बात को समझते जाइए। सबसे पहली बात, यहां देखिए, यहां लिखा है पार्ट ए, और अगर आप नीचे आए तो आप यहां देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और उसके बाद ये देखिए पार्ट बी, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए तो यहां देखिए, यहां पर में आपको दिखेगा पार्ट सी। कहने का मतलब, अब ऊपर चलते हैं, आप एक चीज समझ चुके होंगे अब तक कि जो बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, वो लगातार एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन का आंसर लिखते हैं। यानी कि पहले सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी, फिर डी, फिर ई और अंत में एफ सेक्शन। मतलब सीरियल वाइज आप सभी पार्ट्स का आंसर देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खास बात देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर सीरियल वाइज लिखा जाना चाहिए। मतलब एक तो मैंने आपको बताया पार्ट ए बी सी डी, और उसके बाद सीरियल नंबर वाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले लिखा इस बच्चे ने, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से लास्ट तक जाइए। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं आंसर 1 लिखा हुआ है, दूसरा ये देखिए यहां पर मैं आंसर 2 लिखा हुआ है, ये आंसर 3 लिखा हुआ है, ये आंसर 4 लिखा हुआ है, ये आंसर 5 लिखा हुआ है। इस तरह से आपको सीरियल वाइज आंसर्स लिखने चाहिए, एक प्रश्न के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इससे क्या होता है कि जो चेकर होता है उसके मस्तिष्क में एक बड़ा ही पॉजिटिव आइडिया बनता है आपके लिए कि भाई बहुत ही सलीके से ये आंसर सीट लिखी गई है और इसका फायदा होता है आपको। एक और खास चीज देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है आंसर 1। कई बच्चों की आदत होती है वो लिखते हैं क्वेश्चन 1। आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहां आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे। इसीलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है ANS-1, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। इस तरह से आपको लिखने की जरूरत है। चलिए अगली खासियत देखते हैं इस सीबीएसई टॉपर के आंसर सीट की। ये देखिए, खुला खुला लिखें, यदि उत्तर लिखने के बाद थोड़ी जगह बच जाए तो उसे पेन से काट दें और अगले पृष्ठ पर में अगला प्रश्न लिखें। आप ये देख सकते हैं, इस बच्चे ने यहां पर में 3 पॉइंट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर यहां पर में उन्होंने लिखा, यहां पर में फिर उन्होंने पॉइंट छोड़ दिया, और इस पूरे पेज पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने लिखा। अगले प्रश्न पर, अगले पेज पर देखिए, ये प्रश्न 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा हुआ है, खुला खुला लिखा गया है। और जब बच्चे ने ये देखा कि यहां आंसर कंप्लीट होने के बाद ये मेरा 3-4 लाइन बच रहा है, तो उसने यूं करके एक लाइन डाल दिया और इस पेज को छोड़ दिया और अगले पेज पे पहुंच गया और यहां उसने आंसर 3 लिखा। अब आप समझ गए, खुला खुला लिखना है, और यदि किसी पेज पर लास्ट में 3-4-5 लाइनें बच जाती हैं तो उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए और अगला
प्रश्न का आंसर अगले पृष्ठ पर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगली पॉइंट, ये देखिए यहां एक लेफ्ट हैंड मार्जिन यहां पर है और ये राइट हैंड मार्जिन यहां पर में है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आंसर शीट आपको मिलती है वैसे ही अपने आंसर शीट के दोनों छोर पर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मार्जिन छोड़नी है और लिखने का काम आपको इन दोनों मार्जिन के बीच में, इस मार्जिन और इस मार्जिन के बीच में करनी है। प्रश्न की जो संख्या है वो बाईं साइड की जो ये वाली मार्जिन है उसके लेफ्ट साइड में लिखनी है। ये देखिए इस बच्चे ने बहुत ही क्लियरली यहां आंसर नंबर 3 लिखा है। इस तरह से दोनों साइड मार्जिन छोड़नी है और प्रश्न संख्या आपको हमेशा बाईं मार्जिन के बाईं साइड में लिखनी चाहिए। एक खास बात देखिए, यहां इसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पॉइंट्स लिखे और इसके बाद यहां कंक्लूजन भी लिख दिया। तो यदि संभव है तो अपने आंसर का कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें। अब देखिए यहां पर ये पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही खुला खुला आंसर लिखा गया है, सारे पॉइंट्स बहुत ही क्लियर कट लिखे गए हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आपको सिर्फ पॉइंट नंबर लिख देने से ही मार्क्स नहीं मिलते, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होता है जैसा इस बच्चे ने किया है। और एक खास बात आप नोट कर रहे होंगे, सभी उत्तर पॉइंट्स में लिखें। इस बच्चे के जो कि सीबीएसई का टॉपर रहा है, इस बच्चे के सभी आप आंसर्स देख लें पॉइंट में लिखे हैं। एक भी आंसर ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो इसने नोट्स में लिखे हो या पैराग्राफ में लिखे हो, सारे पॉइंट्स में लिखे गए हैं। आपको भी यही आदत बनानी है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया साफ साफ और पॉइंट्स में सारे उत्तर लिखे गए हैं। एक खास बात देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 8 है, यहां अवध और ब्रिटिशर्स के संबंधों के बारे में कहा गया है। तो ये देखिए ए 1801 में क्या हुआ, फिर बी में लिखता है रीजन फॉर इंटरेस्ट इन अवध, कि अवध में अंग्रेजों का इंटरेस्ट क्यों था इतना, और उसका पॉइंट्स लिखा गया है। देखिए सब पॉइंट्स लिखा है, एग्रीकल्चर, मार्केट, एनेक्सेशन। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हर पॉइंट का एक टाइटल जरूर लिखें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी जरूर करें, ताकि जो वर्ड लिमिट होता है आंसर का वह पूरा हो सके। जैसे 3 नंबर का अगर प्रश्न है तो उसको आपको 100 वर्ड में लिखना होता है। यदि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 350 वर्ड्स लिखना पड़ता है, 350 शब्द लिखना पड़ता है। इसीलिए टाइटल, इसको टाइटल कहते हैं। ये देखिए टाइटल लिखा हुआ है, फिर ये सारा एक्सप्लेनेशन है, तो टाइटल भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी उसका देना है। ये आप देख सकते हैं, ये यहां पर टाइटल दिया हुआ है, फिर यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये टाइटल दिया हुआ है, यहां पर फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और एक बहुत ही खास बात आपने नोट किया होगा, ऊपर से नीचे तक अगर आप देख सकें तो ये देखिए कि बच्चे ने कहीं भी एक वर्ड की कटिंग नहीं की है। तो आपको भी यही करना है कि आपको कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग करने से काफी गंदा लगता है पेपर, और जब आपके आंखों के सामने एक गंदा पेपर आता है तो फिर विद्यार्थी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनता है। इसलिए आपको अपने आंसर सोचकर समझकर साफ सुथरा लिखना चाहिए और कटिंग जहां तक संभव हो अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए ये पार्ट डी है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्रोत वाले प्रश्न हैं। तो अब इसको क्या करना है, स्रोत वाले प्रश्न आपको हमेशा एक साथ लिखना है और उनका प्रश्न संख्या भी स्पष्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए इस लेफ्ट हैंड मार्जिन के लेफ्ट साइड में आंसर नंबर 13 लिखा गया है। अब आपको पता है कि 3 क्वेश्चन होते हैं स्रोत वाले में, तो 13.1 उसका आंसर ए और बी पॉइंट में यहां लिखा गया है। उसके बाद 13.2 इसका यहां लिखा गया है, फिर 13.3 इस तरह यहां लिखा गया है। देखिए 13.3 यहां पर में ए बी सी 3 पॉइंट लिखे गए हैं। ऐसे ही ये 14 है, 14.1 का आंसर लिखा गया है। तो स्रोत वाले जो भी प्रश्न होंगे उसे आपको एक साथ लिखना है सभी, ये नहीं कि 13.1 कहीं लिख दिया, 13.2 कहीं और लिख दिया। इससे बहुत दिक्कत होती है चेकर को और फिर वो आपको उसका मूड खराब होता है, तो मार्क्स फिर वो
काट देता है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके हिसाब से जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको अंडरलाइन जरूर कर देना है। ये वाला देखिए, जैसे यहां पर मैं इस बच्चे ने यहां से यहां तक अंडरलाइन कर दिया है, तो आपके सामने जो महत्वपूर्ण शब्द लगे, जहां चाहते हैं कि आपका जो चेकर है वो उन शब्दों को ध्यान से देखे, तो उसको उसी पेन से जरूर अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद अंत में ई पार्ट एफ सेक्शन आपके पास इस बार आएगा, जो आपका मैप होगा। मैप को भरने के बाद, ये मैप है देखिए, इसको अच्छी तरह से भर दिया गया है, सारे मैप्स बिल्कुल सही हैं। अब आपको क्या करना है, मैप भरने के बाद आंसर सीट को देखिए और मैप को क्वेश्चन पेपर से अलग करके आंसर सीट के बिल्कुल बीच में डाल करके और फिर उसको अच्छी तरह से नत्थी कर दीजिए, ताकि वो फट करके अलग ना हो जाए, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए क्लास 12 में आता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से एक सीबीएसई टॉपर जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करता है, वो किस तरह से अपने आंसर्स लिखता है। इन सारे टिप्स को आपको भी ध्यान में रखना है और इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।